12th की केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ठोसों का जो वर्गीकरण है, इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला हमने बताया आपको कणों की व्यवस्था के आधार पर, यानी ठोस को हम कणों की व्यवस्था के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, और दूसरा जो है घटकों की इकाइयां एवं अंतराकणीय बलों के आधार पर इसको जो है वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी दो वर्गों में डिवाइड करके इसको हम कर सकते हैं। तो पिछले में हमने देख लिया कणों की व्यवस्था के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय सॉलिड को हमने पिछले लेक्चर में देख लिया। इस क्लास में हम बात करेंगे घटकों की इकाइयों एवं अंतराकणीय बलों के आधार पर on the basis of constituting units and interparticle forces। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो घटकों की इकाइयां एवं अंतराकणीय बलों के आधार पर ठोस पदार्थ या जो भी पदार्थ होते हैं, पदार्थ जो है विभिन्न घटक कण कौन से होते हैं, जैसे परमाणु, अणु और आयन होते हैं। भाई कोई ठोस पदार्थ है तो ठोस पदार्थ अगर है तो वह किन से मिलकर बना होगा, वो घटक कणों से मिलकर बना। और घटक कण कौन कौन से होंगे, परमाणु, अणु या आयन होंगे। अब ये जो परमाणु, अणु, आयन होंगे तो ये घटक कण होंगे। तो अब घटक कणों को इकाइयां, कितनी इकाइयां मिल करके अणु का यानी ठोस का निर्माण कर रही हैं, यानी जो घटक कण है, परमाणु, अणु, आयन है, जो भी ठोस का निर्माण कर रहे हैं तो उनकी कितनी इकाइयां हैं, ठोस के निर्माण में कितनी इकाइयां हैं, और जो है उनमें किस प्रकार का आकर्षण बल है। वही लिखा है कि अंतराकणीय बलों, यानी उन कणों के मध्य किस प्रकार का आकर्षण बल है, इसके आधार पर हम इनको अलग अलग वर्गीकृत करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहला जो है हम देखेंगे आणविक ठोस, जिसे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। भाई सबसे पहला जो इसमें प्रकार है आणविक ठोस। तो आणविक ठोस मतलब अणु, और अणु क्या होते हैं पहले ये जान लीजिए। अणु क्या होते हैं, देखिए ये हाइड्रोजन गैस का अणु है। अगर हम बात H की करेंगे तो ये परमाणु है। ये क्या है, ये परमाणु होते हैं। और ये क्या है, ये अणु है। किसका अणु है, ये हाइड्रोजन का अणु है। और ये हाइड्रोजन का परमाणु, परमाणु जो होते हैं ये फ्री अवस्था में, जो गैसों के परमाणु होते हैं ये फ्री अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए O, तो ये क्या है, ये ऑक्सीजन का जो है परमाणु है। ये कौन है, ऑक्सीजन का परमाणु है। और अगर इसी पे हम O2 की बात कर ले तो ये ऑक्सीजन का अणु है, ऑक्सीजन का अणु है। तो कहने का मतलब अणु जो होते हैं तो ये अणु है, तो वही कहा गया आणविक ठोस। आणविक मतलब अणु, किसी भी ठोस का अणु किस प्रकार से बना हुआ, अब उसमें कैसे बना है, तो आणविक ठोस को हम देखते हैं। इनमें घटक कण अणु होते हैं जो वंडर वाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं। भाई जाहिर सी बात है आणविक ठोस की बात हो रही है तो इसमें घटक कण कौन होगा, अणु होगा। जैसे जो ठोस बना होगा तो ठोस का सबसे छोटा कण कौन होगा, अणु होगा। और जो अणु होगा, अणु 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 मिलकर के, परमाणु नहीं, अणु 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 मिलकर के तब जो है एक जो है बहुत सारे अणु आपस में मिलकर के जो है आणविक ठोस का निर्माण करते हैं। तो वही लिखा है कि इनमें जो घटक कण कौन होता है, अणु होता है। भाई हेडिंग से ही पता चला है आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, जाहिर सी बात है। और दूसरा क्या कह रहा है, जो वंडर वाल्स बलों द्वारा। अब जाहिर सी बात है
कोई भी अगर अणु होगा तो कैसे बंधा होगा? अणु जो होते हैं वो परमाणु आपस में क्या है, कोई न कोई आकर्षण बल द्वारा जो है बंध करके तब अणु का निर्माण करते हैं। भाई हमने कहा कि गैसों के परमाणु फ्री अवस्था में नहीं पाए जाते, तो अब परमाणु क्या करते हैं भाई? जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन का परमाणु है, तो हाइड्रोजन के परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा ये हाइड्रोजन का परमाणु है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में जो है एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, शेयर करेंगे, और शेयर करके क्या बनाइए, हाइड्रोजन का अणु बना लिए। क्या बना लिए? अणु। और ये कौन थे? ये परमाणु थे। तो अब परमाणु आपस में बराबर के इलेक्ट्रॉनों की साझा करके अणु बना, तो साझा जब करेंगे तब उनमें एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा। तो वही लिखा है कि वंडर वाल्स बलों द्वारा जो है भाई जब ये परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाएंगे तो अणु जो है किसी न किसी बल द्वारा तो बंधे ही रहेंगे। तो वही कहा गया कि वंडर वाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं। ये जो आणविक ठोस होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है अध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ये जो आणविक ठोस होते हैं ये आणविक ठोस 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन सा तरीका है? पहला तो ध्रुवीय, दूसरा अध्रुवीय और तीसरा हाइड्रोजन बंधित। तो ये 3 प्रकार के यानी जो आणविक ठोस होता है इसे 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहला है ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है अध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो इनको हम बारी बारी करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस, जिसे हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहा जाता है। ध्रुवीय आणविक ठोस पहले हम बात करेंगे ध्रुवीय क्या होते हैं? ध्रुव, पोल्स। अब पोल्स देखिए किसी भी यौगिक में कोई एक यौगिक है या अणु है तो अणु उस अणु में क्या होते हैं? पोल्स बनते हैं, ध्रुव बनते हैं। एक पॉजिटिव ध्रुव होगा, एक नेगेटिव ध्रुव होगा, पोल्स का निर्माण होता है। यानी अब वो पोल्स जो जब पोल्स बनेंगे, पोल्स बन करके तो लिखा है कि ध्रुवीय आणविक ठोस, यानी ऐसा ठोस आणविक ठोस जिसमें ध्रुव बनते हैं। कैसे बनता है? इनमें घटक अणु प्रबल द्विध्रुव जिसे हम डाइपोल आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं। ये मृदु तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके गलनांक व गलन की एंथैल्पी के मान अपेक्षाकृत कम परंतु अध्रुवीय नॉन पोलर जिसे कहा जाता है आणविक ठोस से अधिक होते हैं। देखिए अगर हम बात करें ध्रुवीय आणविक ठोस की, अगर हम बात ध्रुवीय आणविक ठोस की करें पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें पोल्स का निर्माण होता है, तो इसमें क्या है कि इनमें घटक अणु प्रबल द्विध्रुव डाइपोल आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते। हमने कहा कि जिसमें ध्रुवीय की बात करें ध्रुव बनेगा तो ध्रुव धनात्मक होगा, ऋणात्मक हो भाई पोल्स कोई बनेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनेगा। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनते हैं
तो वो क्या होगा, उनमें आकर्षण बल अधिक होता है। तो वही लिखा है कि इसमें द्विध्रुव द्विध्रुव, भाई ध्रुवीय है, ध्रुव द्विध्रुव, भाई ध्रुवीय और द्विध्रुव, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। तो ध्रुवीय द्विध्रुव द्विध्रुव डाइपोल डाइपोल आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं। जो ध्रुवीय ठोस होते हैं, इनके जो घटक कण होते हैं, यानी जो जिन घटक कण कणों से मिलकर बना होता है, वो द्विध्रुव द्विध्रुव डाइपोल डाइपोल आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। ज्यादातर तो तरल अवस्था में या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। पहली बात तो ये ठोस होते हैं। सामान्य तापदाब की अगर बात करें, सामान्य परिस्थिति में देखा जाए तो द्रव या फिर गैस अवस्था में पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे ठोस अवस्था में बदला जा सकता है। तो अब ये अगर ठोस में बदले हो तो उसी के बारे में कहा गया है। तो आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। ये मृदु, अब ये जो ठोस होता है, इस प्रकार का जो ठोस बनता है वो मृदु तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, मुलायम होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी ऐसा नहीं कि पोल्स का निर्माण हो रहा है तो पोल्स का निर्माण होने पर ये इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, वही कहा विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके गलनांक व गलन की एंथैल्पी का मान जो है अपेक्षाकृत कम होता है। अब अगर इसके हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे SO2, भाई ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस, आप जानते हो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, उसको जो है सॉलिड में चेंज किया जाएगा तो ठोस अवस्था मिलेंगे। HCl सॉलिड होगा, NH3 ये भी सॉलिड होगा आदि। देखिए आपको एग्जाम्पल सही लग जाएगा कि ये जो है ध्रुवीय आणविक ठोस, ये सब जो है ध्रुवीय जो है आणविक ठोस की श्रेणी में आते हैं। ये सब ठोस का निर्माण करते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस जिसे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहा जाता है। ध्रुवीय था तो उसमें ध्रुव का निर्माण हो रहा था। अब अध्रुवीय है यानी इसमें कोई पोल्स का निर्माण नहीं होता है। अध्रुवीय अणु या रासायनिक रूप से अक्रिय से हम बोलते हैं उत्कृष्ट गैस परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो दुर्बल वंडरवाल्स बलों द्वारा जुड़े होते हैं। ये भी मृदु होते हैं तथा इनके गलनांक तथा गलन की एंथैल्पी के मान ध्रुवीय आणविक ठोसों से कम होते हैं। चलिए हम बात करते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो अध्रुवीय ठोस, भाई ध्रुवीय देखिए उसमें ध्रुव का निर्माण हो रहा था, पॉजिटिव और निगेटिव पोल्स बन रहे थे, इसमें कोई ऐसा पोल्स नहीं बनता है। तो ये लिखा है ये अध्रुवीय अणु या रासायनिक रूप से अक्रिय, अक्रिय में रासायनिक रूप से अक्रिय गैसें कौन है? उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसें। तो ये लिखा उत्कृष्ट गैसें परमाणुओं से मिलकर बने होते। भाई जाहिर सी बात है ये अध्रुवीय या तो अणुओं से मिला होगा, इसका जो इस प्रकार का सॉलिड होगा, ठोस होगा, इस प्रकार के ठोस में या तो अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना होगा या फिर कोई रासायनिक, जैसे रासायनिक रूप से अक्रिय, और रासायनिक रूप से अक्रिय जैसे कौन होता है? जैसे उत्कृष्ट गैस होता है। उत्कृष्ट गैस जो होता है ये रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। तो ये कहा गया कि उसी के समान अगर और कोई परमाणु है रासायनिक रूप से अक्रिय में, कोई और परमाणु है
तो उनसे मिलकर ये बने होते हैं, यानी इसमें कोई ध्रुव का निर्माण नहीं होता है। और ये जो है आप उसी तरीके से अन्य जो रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं उन्हीं परमाणुओं से मिलकर या अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो आगे दिया है जो दुर्बल वैन डर वाल्स बलों द्वारा जुड़े होते हैं, देखिए इनका जो जुड़ने का जुड़ा होता है, जिस अट्रैक्शन बल द्वारा जुड़े होते हैं, ये परबल नहीं होते, दुर्बल। अब भाई परबल क्यों होंगे? जब पोल्स बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव तब वो आकर्षण बल उसमें ज्यादा होता है, तो इसमें जब कोई ध्रुव बन ही नहीं रहा है तो इसमें आकर्षण बल कम होता है। तो वही लिखा है कि ये दुर्बल वैन डर वाल्स बलों द्वारा जुड़े होते हैं। आगे दिया है ये भी मृद होते हैं, जैसे जो है ध्रुवीय आणविक ठोस मृद होता है वैसे ये भी जो है मृदु होते हैं, यानी ये भी मुलायम होते हैं। तथा इनके गलनांक तथा गलन की एंथैल्पी का मान ध्रुवीय आणविक ठोसों से कम होता है। देखिए जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं उनके गलन व गलन, देखो उसमें ध्रुव बन रहा है, पोल्स बन रहा है, तो पोल्स बनने के कारण उसके जो गलनांक व गलन की एंथैल्पी का मान था इनसे अधिक था, यानी अध्रुवीय से अधिक था। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जिसमें ध्रुव का निर्माण होगा, जिसमें आयन्स बनते हैं, भाई ध्रुव बन रहा है तो उसके गलन की एंथैल्पी का मान अधिक होगा, और जिसमें ध्रुव नहीं बन रहा है डायरेक्ट वैसे जुड़ रहे हैं, तो वैसे जब जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात जुड़े रहेंगे, जब धक्का पाएंगे निकल जाएंगे। एंथैल्पी का मान जो है ध्रुवीय आणविक ठोसों से कम होते हैं, ध्रुवीय वाले जो होते हैं उनके ज्यादा होते हैं और इनका जो है कम होता है, अध्रुवीय का जो ध्रुवीय से कम होता है। भाई जब दुर्बल वैन डर वाल्स बल द्वारा बंधे होंगे तो क्या उनको ज्यादा उष्मा देने की आवश्यकता पड़े? उनको तोड़ने के लिए थोड़ी सी भी उष्मा दोगे तुरंत वो बिखर जाएंगे। लेकिन जो ध्रुवीय है, पोलर है, तो पोल्स बना रहे हैं तो उनमें ज्यादा उष्मा, इनकी अपेक्षा जो है ज्यादा उष्मा देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही कहा गया जो अध्रुवीय होते हैं, पहली बात तो दुर्बल वैन डर वाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं, और दुर्बल वैन डर वाल्स बलों द्वारा बंधे रहेंगे तो उनको क्या करना है, थोड़ी भी उष्मा दोगे तो तुरंत जो है वो अलग हो जाएंगे, यानी वो जो है विघटित हो जाते हैं। अगला है सी, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, जिसे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। बात करेंगे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, यानी ऐसे आणविक ठोस जो हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे होते हैं। तो हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं पहले ये जान लो। भाई हाइड्रोजन बंध जो होता है उसमें एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट्स होता है और दूसरा कोई अत्यधिक ऋणात्मक तत्व होते हैं, और अत्यधिक ऋणात्मक तत्व होने के कारण हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश आ जाता है और ऋणात्मक तत्व पर ऋण आवेश होता है, और दोनों ये जब धन आवेश और ऋण आवेश पोल्स बनते हैं तो इसी प्रकार जो और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें भी बनता है, तो वो जो है ये अत्यधिक ऋणात्मक एलिमेंट्स तत्व जो है वो दूसरे वाले हाइड्रोजन को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और एक डॉटेड बॉन्ड क्रिएट करता है। यही डॉटेड बॉन्ड को हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। अब ये जो हाइड्रोजन बंध होते हैं ये ज्यादातर जितने भी यौगिक होंगे ये सब द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। भाई हाइड्रोजन बंध वाले जो यौगिक होते हैं ये ज्यादातर तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस की। सामान्य दशाओं में H बॉन्ड युक्त यौगिक द्रव होते हैं, परंतु सामान्य ताप एवं दाब के परास के अंतर्गत ये ठोस भी हो सकते हैं। ये सरलता से संपीड़ित, इसी को कंप्रेस कहा जाता है, या विरूपित, इसी को डिस्टॉर्ट किए
जा सकते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, तो हमने कहा कि जिसमें हाइड्रोजन बंध होगा वो ज्यादातर कैसे होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। लेकिन अगर सामान्य ताप दाब की परिस्थिति में इसे जो है ठोस अवस्था में बदला जा सकता है। तो वही कहा गया कि सामान्य दशाओं में हाइड्रोजन बॉन्डेड यानी हाइड्रोजन बंध जो होता है, बंध युक्त जो यौगिक होते हैं, यानी ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, तो वही कहा गया बंध युक्त यौगिक द्रव होते हैं। कैसे होते हैं, ये द्रव अवस्था में होते हैं, परंतु सामान्य ताप एवं दाब के परास के अंतर्गत, यानी सामान्य ताप दाब के परास के अंतर्गत ये ठोस भी हो सकते हैं, यानी ठोस अवस्था में बदला जा सकता है। आगे ये सरलता से संपीड़ित, यानी जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ये आसानी से इसको कंप्रेस्ड किया जाता है, संपीड़ित किया जा सकता है। तो वही लिखा गया, ये सरलता से संपीड़ित, कंप्रेस या विरूपित, डिस्ट्रॉयड, जैसे संपीड़ित किया गया वैसे डिस्ट्रॉयड भी किया गया। तो वही कहा गया विरूपित किए जा सकते हैं, जिनमें हाइड्रोजन बंध होता है, ये आसानी से इसको कंप्रेस्ड किया जा सकता है, या उसकी जो संरचना है उसमें फेर बदल जो है विरूपित किया, डिस्टॉर्ट यानी डिस्टर्ब किया जा सकता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। देखिए जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ये विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे H2O, ये भी सॉलिड की बात हो, HF, ये भी सॉलिड होगा, इस तरीके से आदि। भाई हाइड्रोजन बंध देख लो, OF, NOF, ये तीन में हाइड्रोजन बंध आपको देखने को मिलेगा, जिसमें नाइट्रोजन होगा, जिसमें फ्लोरीन होगा, जिसमें ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे देखिए H2O, ये भी हाइड्रोजन बंध का ही हो, इसमें हाइड्रोजन बंध बनते हैं। HF, इसमें भी हाइड्रोजन बंध होता है। तो ये सब जो है ये हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब ये सॉलिड अवस्था में है, वैसे तो H2O लिक्विड अवस्था में होता है, लेकिन ये सॉलिड भी होता है। सॉलिड में यहाँ पे सॉलिड की बात हो रही है, HF जो है यहाँ पे सॉलिड की बात हो रही है। तो ये सब ये तो थे ये आणविक ठोस, जिनमें जो सीधे सीधे अणु जो है मिल करके ठोस का निर्माण करते हैं। तो देखिए इसमें H2O है, ऐसे बहुत सारे H2O आपस में मिल करके जो है आणविक ठोस का निर्माण करते हैं। ऐसे HF है, HF देखिए ये अणु के यानी बहुत सारे HF मिल करके एक ठोस का निर्माण करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक HF की बात बताई गई, भाई पहले एक एक कण तो बनाओ, एक सॉलिड बना लोगे तो बहुत सारे सॉलिड आपस में मिलकर बहुत बड़े कण बना लेंगे। तो एक कण का निर्माण होता है ये HF अणु का, एक ये अणु है ना, सीधा सीधा एक अणु ही तो है, परमाणु थोड़ी है कि केवल अकेला F लगा है H लगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सीधे सीधे परमाणु जो है, अणु जो है, परमाणु ना होकर के अणु जो है भाग लेते हैं, तो इसीलिए इसको आणविक ठोस कहा गया है। अगला जो सॉलिड है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, इसी को कहा गया कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। अगला जो सॉलिड्स है वो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक ठोस, भाई सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक बंध। तो भाई सहसंयोजक, सह मतलब सहभाग होता है, साझा करना। तो जो साझा करके यौगिक बने होंगे, भाई हम ठोस बनाने जा रहे हैं ना, तो ठोस कैसे बना होगा, वो सहसंयोजक बंधों द्वारा मिलकर बंधा होगा। भाई सहसंयोजक बंध द्वारा जो है मिल करके अणु का निर्माण किया होगा, यानी सॉलिड्स का निर्माण हुआ होगा, तभी तो सहसंयोजक भाई नाम ही रखा गया, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो सहसंयोजी बंधु द्वारा जो है मिलकर बंधा होगा। इसमें घटक कण परस्पर सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, जो एक बड़ा परमाणविक जालक, जिसे हम एटॉमिक लैटिस बनाते हैं, चूंकि सहसंयोजक बंध
प्रबल, जिसे हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, एवं दैसिक, जिसे कहा जाता है डायरेक्शनल होते हैं। ये कठोर होते हैं। इनके गलन की एंथैल्पी का मान उच्च होता है। इनका सामान्यतः गलनांक तथा गलन की एंथैल्पी के मान आयनिक ठोसों से कम होते हैं, परंतु कुछ सहसंयोजक ठोस जैसे हीरा, जिसे डायमंड कहा जाता है, का गलनांक आयनिक ठोस से भी अधिक होता है। शुद्ध अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस की। तो जाहिर सी बात है ये सहसंयोजक, इनके जो घटक कण होंगे, घटक कण, भाई घटक कण बार बार घटक कण कह रहे हैं, इसको मत भूलिएगा घटक कण क्या होता है। देखिए कोई भी ठोस होता है तो ठोस छोटे छोटे कणों से मिलकर तब बड़ा ठोस का कण बनता है ना। तो उसके जो घटक कण होते हैं, उन्हीं घटक, जो छोटा कण होता है ठोस का, जो छोटा कण होता है उसी को घटक कण कहा गया। तो यहाँ पे कहा गया घटक कण। वो घटक कण कैसे होते हैं? वह जो है सहसंयोजक बंधु द्वारा जुड़े होते हैं, तभी तो सहसंयोजक ठोस कहा गया। तो सहसंयोजक बंधु द्वारा जुड़े। सहसंयोजी बंध क्या होते हैं अगर ना जानते हो तो जान लो। ये Cl है और इसके आउटर शेल्स में जो है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। भाई आप जानते हैं Cl का 2 8 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसी तरीके से दूसरा Cl है तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉनों का जो है बराबर का शेयर करेंगे। एक Cl इधर है, एक Cl इधर, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखो अब इधर से अगर ढकोगे तो 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन इसके दिखेंगे। इधर से ढकोगे तो इस रिंग को लेकर के इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। तो दोनों के 8 आउटर शेल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किए रहते हैं। तो ये जो है इसको Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये जो है बनाते हैं। तो साझा करें तो अब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा, इसलिए एक बॉन्ड द्वारा दिखाते हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इनका होता है एक उनका होता है, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से काउंट किए जाते हैं। ठीक, तो वही कहा गया कि ये जो है यानी सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, जो एक बड़ा परमाणविक जालक बनाते हैं। यानी इस प्रकार से जो बंधे होते हैं ये छोटे मोटे वो नहीं बनाते हैं, बड़ा सा परमाणविक जालक जो है वही लिखा एटॉमिक लैटिस, यानी बड़े से परमाणविक जालक का निर्माण करते हैं। अब चूंकि सहसंयोजक बंध प्रबल एवं दैसिक होते हैं, देखो जो सहसंयोजी बंध होते हैं ये प्रबल होते हैं, यानी मजबूती के साथ बंधे होते हैं। भाई बराबर का साझा है तो दोनों मजबूती के साथ बंधे होंगे ना। तो ये कह रहा है कि प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग एवं दैसिक होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। दैसिक मतलब दिशात्मक होते हैं, तो ये कहा डायरेक्शनल होते हैं। ये कठोर होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये कठोर होते हैं, यानी मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। इनके गलन की एंथैल्पी का मान उच्च होता है, यानी इनको गलाने में अत्यधिक उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, यानी गलन की एंथैल्पी का मान जो होता है वो उच्च होता है। आगे देखें, इनका सामान्यतः गलनांक तथा गलन की एंथैल्पी का मान
आयनिक ठोसों से कम होता है। एक चीज और जान लीजिए कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनों को द्वारा बने होते हैं, उनका गलन की एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा गलन की एंथैल्पी का मान किसका होता है? तो आयनिक यौगिकों का होता है। अब चूंकि ये आयनिक तो है नहीं, ये सहसंयोजी है, तो सहसंयोजी का मान आयनिक यौगिकों से थोड़ा से कम होता है। तो वही लिखा है कि गलनांक तथा गलन की एंथैल्पी के मान आयनिक ठोसों से कम होते हैं। जो आयनिक वाले ठोस होते हैं उनकी अपेक्षा सहसंयोजी ठोसों का मान, गलन की एंथैल्पी का मान कम होता है। आगे दिया है, अब इसमें भी एक अपवाद है। ये अपवाद याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। क्या अपवाद है? परंतु कुछ सहसंयोजक ठोस, यानी कुछ सहसंयोजी ठोस होते हैं, जैसे हीरा है, डायमंड है। अगर हम डायमंड की बात करें तो इसके गलनांक या इसका जो गलनांक होता है या आयनिक, वही लिखा है, आयनिक ठोसों से भी अधिक होते हैं। यानी हीरे का जो गलनांक होता है वो आयनिक यौगिकों, आयनिक ठोस जो होता है उनसे भी ज्यादा इसका, किसका, डायमंड का होता है। यानी डायमंड का जो गलनांक होता है वो आयनिक यौगिकों से भी अधिक होता है। आगे दिया है, शुद्ध अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। देखो पहली बात तो ये जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं, अगर ये शुद्ध अवस्था है तो ये विद्युत के कैसे होंगे? कुचालक होते। भाई इसमें आयन बनेगा नहीं, धारा बनेगी, बहेगी नहीं, तो ये विद्युत के कुचालक होते। लेकिन अगर इसमें अशुद्धि मिली हो तो ये थोड़े ये विद्युत के सुचालक भी हो जाते हैं। अगर इसे अशुद्ध अवस्था में अगर है ये ठोस, सहसंयोजी ठोस, अगर ये अशुद्ध, इसमें अशुद्धि अगर है तो ये जो है विद्युत के सुचालक भी हो जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल से अगर हम बात करें, जैसे बोरान, कार्बन, काला फास्फोरस, बीएन, एएलएन, SiO2, SiC आदि। देखिए बोरान है, कार्बन है, काला पी, काला फास्फोरस जिसे बोलते हैं, बोरान नाइट्राइड है, बीएन, एल्युमिनियम नाइट्राइड है, AlN, सिलिका है, SiO2, सिलिकॉन कार्बाइड SiC। ये इस प्रकार के सहसंयोजी जो है सॉलिड होते हैं। अगला जो सॉलिड है आयनिक ठोस, जिसे हम आयनिक सॉलिड भी कहते हैं। आयनिक ठोस लिखा है तो जाहिर सी बात है इसमें जो घटक कण होंगे वो कैसे बने होंगे? वो आयनों से मिलकर बने होते हैं। इनमें धन आयन तथा ऋण आयन एकांतर क्रम में व्यवस्थित होकर क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। ये आयन वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बलों, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स अथवा कूलाम्बिक आकर्षण, कूलाम्बिक अट्रैक्शन द्वारा जुड़े होते हैं। इन ठोसों में धन आयन तथा ऋण आयन क्रिस्टल जालकों की स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। ये कठोर होते हैं तथा
इनका गलनांक उच्च होता है। शुद्ध तथा ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक किंतु गलित या विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। जल या ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील तथा अध्रुवीय विलायकों में C6, H6, CH4, CH2 में अविलय आंशिक विलय होते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं आयनिक ठोस की। इनमें धन आयन तथा ऋण आयन एकांतर क्रम में व्यवस्थित होकर क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। देखिए जो आयनिक ठोस होते हैं तो आयनिक ठोसों में जो धन आयन, भाई आयनिक है तो आयन बनेगा, आयन होगा इसमें। अब आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। भाई जब क्रिस्टल जाल का निर्माण करेंगे तो ये आयन जो होंगे धन आयन और ऋण आयन आपस में अल्टरनेट, एक धन होगा तो एक ऋण होगा, फिर एक धन होगा फिर एक ऋण होगा। इसी को कहा जाता है एकांतर क्रम। एकांतर क्रम का मतलब हुआ कि एक हो पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। इसी को एकांतर अल्टरनेट बोला जाता है। एकांतर धन 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 अगर रहेगा और ऋण 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 रहेगा तो उसे एकांतर नहीं कहेंगे। एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक फिर उसके बगल धनात्मक, तो उसी को एकांतर क्रम कहा जाता है। ठीक, तो वही लिखा है कि एकांतर क्रम में व्यवस्थित होकर क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। इनका जो क्रिस्टल होता है इसमें जो है धन आयन और ऋण आयन एकांतर क्रम में व्यवस्थित होकर जो है क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। ये आयन वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बलों, देखो वैद्युत स्थैतिक का क्या मतलब हुआ, वैद्युत भाई धन आयन और ऋण आयन। तो आप जानते हो अगर हम ऐसे जनरली इलेक्ट्रिक की बात कर ले, लाइट की बात कर ले, तो लाइट में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है दूसरा निगेटिव होता है। तो वैसे यहाँ पे धन आयन जो है पॉजिटिव है निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव जब जहां होगा तो जाहिर सी बात आकर्षण बल वहां होगा ही होगा। तो वही लिखा है कि ये आयन वैद्युत स्थैतिक आकर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बलों द्वारा अथवा कूलाम्बिक आकर्षण, भाई कूलाम, कूलाम क्या है, आवेश है। तो इस पर भी आप यहाँ आवेश की बात हो रही है, धन ऋण क्या है, आवेश ही तो है। तो वही लिखा गया कि कूलाम्बिक आकर्षण, कूलाम्बिक अट्रैक्शन द्वारा जुड़े होते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल या जिसे हम कूलाम्बिक अट्रैक्शन बलों द्वारा जो है ये बंधे होते। भाई जाहिर सी बात धन आयन ऋण आयन जहां मिल करके ठोस का निर्माण हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है वो जो है आकर्षण बल उसमें कैसा होगा, यहाँ पे आकर्षण बल जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। इन ठोसों में धन आयन तथा ऋण आयन क्रिस्टल जालकों की स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। देखिए ऐसे ठोस जो होते हैं, यानी इन ठोस, कौन सा ठोस, जो आयनिक ठोस होते हैं उनकी बात हो रही है कि इनमें जो धन आयन और ऋण आयन जो क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं तो इनकी जो स्थितिज ऊर्जा का मान होता है वो न्यूनतम होता है, यानी क्रिस्टल जालक की स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। आगे दिया है तथा इनका गलनांक उच्च होता है। देखिए जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं इनके जो गलनांक होते हैं वो काफी उच्च होते हैं। आगे दिया है कि शुद्ध तथा ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक किंतु गलित या विलयन अवस्था में विद्युत के सुचालक होते। देखिए जो आयनिक यौगिक होते हैं आयन होते हैं और आयनों आपस में धन आयन और ऋण आयन के आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। तो आयनिक यौगिक जो होता है विद्युत का कैसा होता है, देखो अगर ये ठोस अवस्था में है तो ये विद्युत के कुचालक होगा। ऐसा नहीं कि ये
मान लीजिए ये हमारा आयनिक ठोस है, इधर करंट 6 इधर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आयनिक यौगिक शुद्ध ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन अगर इसको जल में घोल दिया जाए या ये विलयन अवस्था में हो जाए या गलित हो, थोड़ा गल जाए या विलयन अवस्था में होगा तो ये विद्युत का सुचालक हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके जो आयन होंगे वो फ्री अवस्था में हो जाएंगे, और जब फ्री अवस्था में आयन हो जाएंगे तो वो धन आयन ऋण आयन क्या करेगा, वो लाइट्स को एक सिरे से दूसरे सिरे पर पास करा देगा, करंट को एक सिरे से दूसरे सिरे पर पास कराएगा। तो वही कहा गया कि ये जो होते हैं ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, किंतु गलित या विलयन अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। यही ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कौन इसमें से विद्युत का सुचालक होता है। तो लिख देगा आयनिक यौगिक, गलित अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, ऐसे ही बताएगा। तो वहां पे ध्यान रखना, जो गलित होगा या जो है घुलित होगा, घुलित आयनिक ठोस होगा, वही घुलित आयनिक ठोस जो होगा वही जो है विद्युत के सुचालक होंगे। आगे दिया है जल या ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील तथा, देखिए ये जो आयनिक यौगिक होते हैं ये जल में अच्छे से घुल जाते हैं। जल जो होता है या जो ध्रुवीय विलायक होते हैं उसमें आसानी से जो है इजीली जो है घुल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो अध्रुवीय विलायक होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे C6H6, CH4, CH2, ये अध्रुव, इसमें पोल्स नहीं होते, इसमें किसी ध्रुव का निर्माण नहीं होता है। तो जो अध्रुवीय विलायक होते हैं इसमें आयनिक यौगिक अविलय या बहुत कम विलय होते हैं, ना के बराबर, चाहे इसे कह दो का विलय या इसमें बहुत कम विलय होते हैं। तो ये तो था आयनिक ठोस, ये आयनिक ठोस के बारे में था। हम आयनिक ठोस के जो है एग्जांपल्स की बात करें, जैसे NaCl, Na, NO3, LiF, KNO3 आदि। देखिए जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, NaCl आप जानते हैं, NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये NaCl है आयनिक यौगिक, NaNO3, LiF, KNO3, ये सब आयनिक ठोसों के एग्जांपल्स। अब हम अगले सॉलिड्स की बात करते हैं। जो अगला प्रकार है धात्विक ठोस या मेटालिक सॉलिड्स। धात्विक ठोस या मेटालिक सॉलिड्स। धात्विक ठोस है यानी जो धातुएं होती है, तो वो धातुएं जो है आपस में, देखिए धातु जैसे सोना है, चांदी है, तो लोहा है, ये सब क्या है, ये भी तो आपस में किसी न किसी बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो जो धात्विक ठोस होते हैं वो किस तरीके से जुड़े होते हैं, इनमें घटक कण धातु परमाणु होते हैं जो आपस में धात्विक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। धात्विक बंधों में धातु के धन आयन गतिशील इलेक्ट्रॉन, जिसे हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के मंडल या इलेक्ट्रॉनिक समुद्र, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक सी में तैरते रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये उष्मा तथा विद्युत के कुचालक
होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धात्विक चमक, जिसे मेटालिक लस्टर तथा धातु के वेग के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। ये आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं, अर्थात इनकी चादरें तथा तार बनाए जाते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं धात्विक ठोस की। धात्विक ठोस में क्या होते हैं कि इनमें घटक कण धातु परमाणु होते हैं। भाई धात्विक है तो उसका किन किन कणों से मिलकर ये ठोस धात्विक ठोस बना होगा, तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे, छोटा कण होगा वो कौन होगा, धातु होगा। धातु धातु एक ही प्रकार के बहुत सारे धातुओं के कण जो है आपस में मिल करके एक बड़े धात्विक ठोस का निर्माण करते हैं। तो वही लिखा है कि इनमें घटक कण धातु परमाणु होते हैं जो आपस में धात्विक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। अब ये जो धातु परमाणु होता है, धातुओं के परमाणु होते हैं, ये आपस में मेटालिक बॉन्ड धात्विक बंध द्वारा जो है जुड़े होते हैं। देखिए धात्विक बंध जो होता है ये अलग होता है, ठीक है, इसको जाने रहेगा। भाई धातुएं होती है आपस में बहुत सारे परमाणु जो है आपस में जिस बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम धात्विक बंध कहते हैं। तो वही लिखा है जुड़े होते हैं। और धात्विक बंधों में धन आयन गतिशील इलेक्ट्रॉन, देखिए धात्विक बंध जो होता है, धातुएं आपस में जब बनते हैं तो धात्विक बंध में क्या होते हैं कि जो धन आयन होते हैं, जो उसके धन आयन होगा गतिशील इलेक्ट्रॉन। तो धन आयनों में जो गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोबिल इलेक्ट्रॉन यानी जो गति करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं के मंडल या इलेक्ट्रॉनिक समुद्र में तैरते रहते हैं। जो उसमें धन आयन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, भाई धन आयन इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होते हैं कि उसी बंध में जो है जैसे समुद्र में कोई चीज तैरता रहता है वैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे धातु में जो है तैरते रहते हैं। समुद्र में जैसे कोई चीज तैरता है, इधर उधर मूविंग करते रहते हैं, वैसे जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसी धातु में जो है पूरे में जो है समुद्र की भांति जो है जैसे समुद्र में कोई चीज तैरता है वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है तैरते रहते हैं। तो वही लिखा है इलेक्ट्रॉनिक समुद्र इलेक्ट्रॉनिक सी में तैरते रहते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स जो है तैरते रहते हैं तो जैसे करंट एक कहीं सिरे पर टच करा वो तुरंत लेके एक सिरे से दूसरी ओर भागते हैं। तो वही लिखा है तैरते रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति कारण यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। धात्विक सॉलिड्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो वही लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण ये उष्मा तथा विद्युत के कुचालक। अब जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो चाहे आप उष्मा टच कराओ एक सिरे पर और चाहे जो है विद्युत को टच कराओ, ये तुरंत जो है एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचा देते हैं। वही लिखा विद्युत के कुचालक होते हैं ये इलेक्ट्रॉन अब सुनिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ये तो धारा का प्रवाह और उष्मा का प्रवाह तो साथ में ही करते ही है, साथ में ये उसमें जो धात्विक चमक होती है, धात्विक चमक के लिए जो है ये इलेक्ट्रॉन्स उत्तरदायी होते हैं। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही ये धात्विक चमक भी उत्पन्न करते हैं। तो वही लिखा है कि इलेक्ट्रॉन धात्विक चमक मेटालिक लस्टर तथा धातु के वेग के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, यानी इसका जो वेग होता है उसके लिए भी उत्तरदायी होते हैं। आगे दिया ये आघात वर्धनीय, देखो जो धातुएं होती हैं धात्विक ठोस होते हैं ये आघात वर्धनीय मतलब जिसको आघात सहने की क्षमता हो। इनको अगर पीटा जाएगा तो पीटोगे तो पीट करके वो सहेंगे और सह करके पिचक जाएंगे लेकिन बिखरेंगे नहीं। तो वही लिखा है ये आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय का मतलब आघात को सहने की क्षमता जिसमें हो तो उसी को कहा गया आघात वर्धनीय। तथा तन्य होते, तन्य का मतलब जिसको खींचा जा सके ताना जा सके तो उसी को कहा गया तन्य होते, अर्थात इनकी चादरें तथा तार बनाई जाती है। यानी इनके इस गुण के कारण आघात वर्धनीय और तन्य
ये गुण के कारण इसका जो है चादर के रूप में फैलाया जा सकता है और इसके तार भी बनाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, जैसे Fe, Cu, Ag, Au, Al आदि, भाई जितनी धातुएं हैं वो सब जैसे दिया है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, सोना हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, निकिल हो गया, जितनी भी धातुएं हैं ये सब जो है ये धात्विक ठोस के अंतर्गत आते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को लाइक न किया हो और चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो अगली क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो।